बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका लिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेज़ी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो इसने इस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था। और इसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बायस बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी अना का सबब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं, और दूसरा ये कि फ़ौजी गोरों के मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत नौजवान उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर व मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। इसे बाखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता था, जिनसे ये छोकरियां आम तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हेजल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे पर बुलाया था। हेजल इसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमाकर बाहर निकलती थी और लड़कपन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह इसके रास्ते में बिछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा माइल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली अशिया की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बग़ैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी लड़की में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो इसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो इसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को नमूनिया हो जाए। तो रणधीर ने इससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि इसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने इसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो इसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था।
लहंगा उतारकर इसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी तंग भींची भींची चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ इसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटेले गड्ढे में छुप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोले की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो इसने मराठी जुबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर इसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो इसने चोली के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और इसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमायां हो गईं। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि इसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गुंदी हुई मट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़ा बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में, जो बिल्कुल कंवारी थी, एक अजीबो गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। इसके सीने पर ये ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े, जो पानी में शराबूर हो चुके थे, एक गदले ढेर की सूरत में पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। इसके नंगे बदन की गर्मी इसके जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के मुड हो गए थे। उन्होंने बामुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था सांसों, होंठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चोचियां और मोटे मोटे गोल दाने, जो चारों तरफ एक स्याह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, हवाई झोंकों से जाग उठते और इस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक सरसराहट पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसे कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो इनको बाखूबी जानता था। कई लड़कियों के नरमो नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल इसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थीं जो किसी गैर के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था जो सारी मेहनत करती थीं और इसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे इसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। सारी रात
रणधीर को इसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही थी। इस बू को, जो बैक वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे सरापा में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज़ इतनी करीब ना होती अगर इसके जिस्म से ये बू ना उड़ती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सिलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच गई थी। इस बू ने इस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे में मुदग़म हो गए थे, उन बेकरां गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महफूज होता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जावदां थी, मुसलसल तग़य्युर पज़ीर होने पर भी मज़बूत और मुस्तहकम थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले खला में माइल परवाज रहने पर भी दिखाई देता रहे। इस बू को, जो इस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो इसका तज्जिया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और तरह की थी। इस बू में लवेंडर और इतर की आमेज़िश नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात की तरह असली और मुक़द्दस। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रहे। लेकिन ताज्जुब है कि इसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और इसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इसे पहचानता है, इसके माने भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थीं। इसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब उसके कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब उसके साथ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन लंबे थे, मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के हमरा सितारों की तरह इसका गुबार सा उसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की जिस्म को चादर में छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो गई।
उसकी सुर्ख रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसका गहरे सुर्ख रंग का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतारे कपड़े भी पड़े थे। सुनहरी फूलदार जंपर, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और इन सब में हिना के इतर की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग बिखेर दिया था। बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग, और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग के जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियाँ दूध की तरह सफ़ेद थीं, इनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर इस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़कर इसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं। ठीक उसी तरह इस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने इसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थीं, तो इसकी पीठ पर और सामने सीने पर नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थी, और कमर के चारों तरफ कसकर बांधे हुए अज़ारबंद का निशान। वजनी और नुकीले जड़ाव नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नरम नरम पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी, जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक इस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने इस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थीं। इस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी इससे पता चला था। जब उसने अपना सीना इसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने इस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ सुनी थी। मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज्यादा होती है, वो पुकार जो हल्काए ख्वाब से निकलकर बेआवाज हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देखता रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो इनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मठीले बादलों में अजीबो-गरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी। ठीक वैसे ही जैसी इस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुरअसरार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाज़िया थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुंधे मैदे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से माते बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। इसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की, जैसी बदहज़मी के डकारों में होती है। उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फूटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, इसी तरह
इस लड़की के जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना के इत्र की ऊट पटांग खुशबू रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी कोशिश के अज खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर इस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन कपकपी महसूस ना हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी हिस्स को ना छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था जो इन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी।